नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में इस समय एम न्यूज़ की टीम मौजूद है दादरी विधानसभा में और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी दीपक भाटी चोटीवाला जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। जी, थैंक यू। दीपक जी, मतलब दीपक भाटी चोटीवाला, तो ये चोटीवाला के पीछे क्या राज है, ये आगे क्यों जुड़ा आपके? कोई राज नहीं है। हिंदू धर्म में पुरातन समय से ही शिखा रखने की परंपरा रही है। अच्छा। अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हमारे संस्कृति का होता रहा तो लोगों ने शिखा धारण बंद कर दिया। लेकिन चूंकि मैं बहुत एक भरे पूरे धार्मिक और ग्रामीण परिवार से आता हूँ, तो घर का बड़ा बेटा था तो मेरे को चोटी रखवाई गई। और जब मैं राजनीति में आया तो ये मेरा टाइटल बन गया। अच्छा। तो इसलिए मेरा नाम तो दीपक भाटी था, लेकिन अभी दीपक भाटी चोटीवाला जब से मैं राजनीति में हूँ तब से हुआ है। काफ़ी फेमस भी हो गया ये। बिल्कुल, डेफिनेटली। इस दादरी विधानसभा में जो है कांग्रेस पहले रही, फिर बीच में कुछ कमियों की वजह से मतलब वो कांग्रेस नहीं आ पाई। तो मतलब वो क्या कमियां थी जिसकी वजह से कांग्रेस बीच में नहीं आ पाई? काफ़ी लंबा गैप हो गया और जो है क्या वो कमियां आपने दूर कर दी अब? देखिए, 37 सालों से दादरी विधानसभा में कांग्रेस का एमएलए नहीं है और 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। कमी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने सिद्धांतों से, अपनी विचारधारा से समझौता ना करना आप कह सकते हैं। हमने समझौता नहीं किया, हमने जाति धर्म आधारित राजनीति नहीं की, इसलिए इतना लंबा गैप आया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जाति आधारित राजनीति की, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन उनकी विचारधारा फली फूली। उन्होंने सबसे पहले उन्हीं जातियों को धोखा दिया जिनका वोट लेकर के ये लोग सत्ता में आए थे। लेकिन जब एक साइकिल पूरा हो जाता है, एक चक्र पूरा हो जाता है, तो पुनः अपनी जो रूट्स हैं उनकी तरफ लौटने का समय होता है। 2022 का जो ये समय है, एज़ फार एज़ दादरी असेंबली इज़ कंसर्न, पुनः जो नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो अपनी रूट्स की तरफ लौट रही हैं। रूट्स यानी कांग्रेस। और इस बार बहुत अच्छा माहौल बन पड़ा है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। भरपूर प्रेम, समर्थन और आशीर्वाद कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे मिल रहा है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत चुनौती पेश कर रही है। और यदि सब कुछ ठीक रहा, जो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ही रहने वाला है, तो 37 सालों के बाद आखिरी बार मेरे ताऊजी कांग्रेस पार्टी से एमएलए थे इस विधानसभा से। मुझे लगता है कि 37 साल के बाद पुनः कांग्रेस पार्टी ये विधानसभा न सिर्फ जीतेगी, बल्कि जो पिछले 37 सालों का सूखा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उस परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे? ज़रूर, कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। और आपके ऊपर एक हाल ही में आरोप लगा था कि जो है आप मतलब मुस्लिम समाज आपसे नाराज़ था और आप पर आरोप लगाया गया था कि आपने कब्रिस्तान की कोई ज़मीन कब्जे में कर ली है और प्रियंका जी के पास एक पत्र लिखकर भेजा गया था और आपके विरोध के लिए। तो क्या मतलब इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, जब आप मजबूती से ज़मीन पर खड़े होने लगते हैं और लोगों को पता लग जाता है कि आपके पैर जम गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी गांव के अंदर है। तो जहाँ वो प्रॉपर्टी है उसके आसपास की सारी ज़मीन को जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है उसने ख़रीद लिया है। हमने अपनी ज़मीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बेची नहीं। तो प्राधिकरण ने जो ज़मीन खरीदी है उस पर उन्होंने कब्रिस्तान अलॉट किया है। अब चूंकि हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुई थी, चकबंदी होती है जो किसानों की मेड़बंदी होती है, उसका चिन्हांकन होता है ज़मीन का। हमारे यहाँ 50 साल से चकबंदी नहीं हुई है। तो जो हमारा कब्ज़ा था वही हमारा कब्ज़ा रहा, लेकिन सरकारी अभिलेखों में कब्रिस्तान कहाँ बनेगा और हमारा कब्ज़ा कहाँ रहेगा ये चिन्हित नहीं था। तो जो कब्रिस्तान वाला पक्ष है, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। एक ही मुस्लिम परिवार हमारे पूरे गाँव में रहता है और हमारा और उनका जो ताल्लुक़ है वो हिंदू और मुसलमान का नहीं है। हम तो एक परिवार की तरह रहते हैं। और जब प्राधिकरण और लोकल जो तहसील है उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी, हमने और उन्होंने दोनों ने संयुक्त प्रयास किया कि हमारी ज़मीन को चिन्हित कर दिया जाए।
तो हमने आपसी सहमति से अब से 1.5 साल पहले उनका कब्रिस्तान बनवा दिया और जो हमारा खेत था, ज़मीन थी, उसको हमने कॉर्डन ऑफ कर लिया। 1.5 साल पहले की ये घटना है। और कब्रिस्तान की चौहद्दी कराने के लिए, कब्रिस्तान को बनाने के लिए हमने फाइनेंशियल हेल्प भी उनको की। तो जब ये चीज़ें कुछ दोयम दर्जे के जो पत्रकार हैं उनके मार्फत मेरे विरोधियों ने की, तो जो कब्रिस्तान के पैरोकार थे, जो कब्रिस्तान के लिए चिट्ठी कमिश्नर को, डीएम को, अथॉरिटी के सीईओ को लिख रहे थे, तो उन्हीं को ले जा कर के मैंने मीडिया के सामने बिठा दिया कि भाई ये कब्रिस्तान वाले हैं और ये खेत वाले हैं, ना मुझे इनसे कोई तकलीफ़ है ना इनको मुझसे कोई तकलीफ़ है। तो यदि हम दोनों को एक दूसरे से कोई तकलीफ़ नहीं है और जितनी ज़मीन कब्रिस्तान के लिए थी वहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन भी पूरी है और मेरा खेत भी पूरा है, तो फिर तीसरे पक्ष को क्या तकलीफ़ है? तो फिर मतलब जो ये खबर फैली कि मुस्लिम समाज आपसे नाराज़ है, तो ये अफवाह मान ली? देखिए, अभी मैं दादरी शहर के अंदर नई आबादी एक मोहल्ला है, वो मोहल्ला बहुत बड़ा है, लगभग 25,000 वोट वहाँ हैं। अभी 4 दिन पहले मैं घूमने वहाँ गया, खूब लोगों ने प्रेम दिया, खूब सम्मान किया, खूब स्वागत सत्कार किया, क्योंकि जुमे का दिन था तो 3 मस्जिद वहाँ पे हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे जो हमारे संभ्रांत ग्रामीण शहरी वहाँ हैं उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समाज मुझसे नाराज़ है, क्योंकि मुस्लिम समाज को इस प्रकरण की जानकारी है कि भाई असलियत क्या है और बनावटीपन क्या है। तो ये जो आरोप है ये आरोप ही है और निराधार है। और मैंने जैसे कहा कि दोयम दर्जे के पत्रकार, जो पत्रकारों के नाम पर कलंक हैं, ऐसे लोगों को तो पत्रकार फर्टर्निटी को ही बहिष्कार कर देना चाहिए कि भाई तुम लोगों को पत्रकार अपने को कहने का अधिकार नहीं है। तो वो कोई विवाद नहीं है हमारी तरफ से, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी पहले। तो मतलब जिन पत्रकारों ने आपके ऊपर मतलब ये आरोप लगाया, तो क्या कोई दुश्मनी थी आपकी उनसे? नहीं, दुश्मनी नहीं थी, लेकिन होता क्या है कि पत्रकारिता का जो पेशा है उसमें होना ये चाहिए कि यदि कोई वास्तव में आरोपी भी है तो उसका पक्ष भी उसमें प्रकाशित होना चाहिए। जिस दिन मुझे टिकट मिला तो उसमें अखबार में एक छोटा अखबार है, उसमें लिखा गया कि दागी दीपक चोटीवाला को कांग्रेस पार्टी ने बनाया दादरी विधानसभा से उम्मीदवार। तो सनसनीखेज खबर थी। तो जब उसने इतनी हिमाकत की, इतनी लिखा इतनी मोटी हेडलाइन में, जिस अखबार को कोई पढ़ता नहीं है, जिस अखबार को कोई देखता नहीं है, जिसको सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा गया, तो उसको मुझसे पूछना चाहिए था कि भाई ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए। और जो भी ये मामला था ये 1.5 साल पहले शॉर्ट आउट हो गया था, तो अभी क्या ज़रूरत थी इसको ये सारी चीज़ें करने की, है ना? तो ये तो गनीमत रही कि कोई और आरोप मुझ पर नहीं लगाया गया, इतने से ही काम चल गया। और इस आरोप जो भी था, जो ताला लगाया था, उसको खोलने की चाबी मेरे पास थी और मैंने तमाम मीडिया के सामने उसको खोला और मीडिया के लोगों ने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया और उस व्यक्ति को क्वेश्चन किया मीडिया ने कि भाई बात सही है, यदि 2 पक्ष हैं और दोनों पक्षों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है तो फिर किसी भी मसले को पब्लिक डोमेन में लाने का कोई मतलब नहीं, मीडिया का ये काम नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके विधानसभा की, तो जो है दादरी विधानसभा में क्या समस्याएं हैं लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ रहती है समस्याओं की और मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है। कोई एक समस्या हो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं किन चीज़ों पर काम करना चाहता हूं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दादरी विधानसभा जो एरिया है ये एक विशिष्ट विधानसभा है। जो आसपास की दूसरी विधानसभाएं हैं दूसरे ज़िलों में, उनकी और हमारी विधानसभा की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ अलग मुद्दे हैं और यहाँ मुद्दे अलग हैं। ये आईटी हब है, इंडस्ट्रियल हब है, एजुकेशन हब है। बावजूद इसके यहाँ स्थानीय जो नौजवान हैं उनको रोज़गार नहीं मिला है। जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, स्थानीय जो बच्चे हैं उनको बहुत मोटी फ़ीस में दाखिला लेना पड़ता है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ किसानों के बच्चों को, जो किसानों की ज़मीन पे बने हुए हैं, कोई रियायत नहीं दी जाती है।
तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे काम करना है। सबसे बड़ा मुद्दा एक यहाँ है कि 2007-8 में जो ज़मीनें यहाँ एक्वायर की गई, उनका जो प्रतिफल था, जो व्यवस्थाएं थी, सरकारी व्यवस्थाएं थी, आबादी ज़मीन छोड़ने की बात थी या रिलीज़ बैक की बात थी या 10% की बात थी, तमाम बातें ऐसी थीं जिनको अमल में लाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं लाया गया। और जो अभी यहाँ एमएलए हैं, उन्होंने किसानों का इस तरीके से शोषण कराया, यहाँ के अधिकारियों से इस तरीके से शोषण कराया कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, चाहे वो किसी जाति बिरादरी के हैं, वो यहाँ के एमएलए का पूरी तरीके से राजनीतिक बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, तो ये बड़ा मुद्दा है। किसानों की तमाम समस्याएं, उन पर काम करना है। और एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, बिल्डरों ने गुंडागर्दी करके, बाउंसरों को ला करके यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, बायर से उनको पिटवाने का काम किया है। पैसा ले लिया लेकिन रजिस्ट्री नहीं की है, पैसा ले लिया लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं है, पैसा लिया है लेकिन प्लास्टर कभी भी गिर जाता है, पैसा ले लिया है लेकिन पोजीशन नहीं दिया है। तमाम चीज़ें हैं। नेफोवा को हमने एक एफिडेविट भी दिया है कि भाई हम यदि निर्वाचित होते हैं तो 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें कराएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पर काम करना है, लेकिन जैसे एक अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, बैक टू बेसिक्स। तो पहले बेसिक्स से शुरू करेंगे ताकि लोगों की रोज़ी रोटी की व्यवस्था हो पाए, किसानों की समस्याओं का समाधान हो पाए, यहाँ के शहरियों को बिल्डरों की गुंडागर्दी से राहत मिल पाए। उसके बाद फिर आगे की योजनाओं पे काम करेंगे। इतना बड़ा शहर होने के बावजूद स्टेडियम नहीं है यहाँ, इतना बड़ा शहर होने के बावजूद सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है, सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ बेचा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत काम करना है और करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपको दादरी विधानसभा की लोकल जो मतलब ज़मीनी स्तर की समस्या हैं वो पता है, लेकिन अक्सर मतलब लोगों के मन में और जनता के मन में तो अक्सर ये बात आ जाती है कि जब चुनाव हो जाता है और लोग वो जिता देते हैं, तो होता है कि एक कहावत सुनी होगी आपने कि जनता विधायक के खोज में और विधायक जी चले मौज में। तो मतलब कैसे उनके मन से ये चीज़ हटाएंगे, कैसे यकीन करें कि जनता की मतलब आप उनमें से एक नहीं है? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का विधायक, उनका तासीर ही अलग होता है। अनमैचेबल क्वालिटी रहती है कांग्रेस के कार्यकर्ता में और कांग्रेस के एमएलए में। कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का जो एमएलए होता है, वो लोगों की चिंताओं का ध्वजवाहक होता है। मैंने बहुत देखा, बहुत बारीकी से सीखा, जहां हमारी सरकारें हैं, जहां हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम करें और वहां हमारे एमएलए हैं। क्योंकि हमारे नेताओं ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को और विधायकों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को संदेश देने का काम किया है कि जनता है तो आप हैं, और यदि जनता नहीं है तो आप नहीं हैं। तो जब हमारे नेता ये संदेश देने का काम करते हैं, जैसे राहुल गांधी ने 2011 में यहाँ भट्टा पारसौल में गोलीकांड हुआ, यहाँ आकर के संदेश दिया कि केंद्र में हमारी सरकार है, हम भूमि अधिग्रहण कानून को बदलेंगे। 2013 में बदला तो संदेश गया। आज किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, भले ही सरकार बीजेपी की है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि कांग्रेसी कार्यकर्ता का तासीर, कांग्रेसी कार्यकर्ता का डीएनए बड़ा विलक्षण होता है और लोगों से उसकी तुलना नहीं हो सकती। काम का कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि इस कांग्रेस के एमएलए ने कितना काम किया, दूसरे कांग्रेस के एमएलए ने कितना काम किया। तो हमारे यहाँ काम की होड़ होती है। हमारे यहाँ होड़ ये नहीं होती कि हम लोगों को धोखा दें, लोगों को साथ हम मक्कारी से पेश आएँ, झूठ बोल करके हम वोट हासिल करें। ये बीजेपी के लोगों का डीएनए है, हमारा नहीं है। हम काम करने वाले लोग, काम करने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो है एजुकेशन क्या है आपकी, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा करें। मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कर रहे हैं आप पढ़ाई? हाँ, मैं अब चूँकि मैंने देखा कि तमाम हमारे साथी बड़े बड़े नेता, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं हरियाणा के, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे पता लगा वो भी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने देख के कर रहे हैं आप? देख के नहीं कर रहा, लेकिन खाली समय होता है पॉलिटिकल व्यक्ति के पास, तो थोड़ा सा कहते हैं जो राजनीति में तो उसके पास समय नहीं होता है। नहीं, समय होता है, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल समय मिलता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए समय मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों के दिमाग में झूठ फरेब मक्कारी चलती रहती है तो उनको समय नहीं मिलता है। जो लोग शालीनता के साथ जनहित के काम करना चाहते हैं और अपनी पार्टी लाइन पे चल कर के संगठन का काम करते हैं, उनको समय मिलता है और सारी चीज़ें करते हैं। बहुत काम करना है, हमें बहुत आगे ले जाना है सिस्टम को। तो ये लॉ की पढ़ाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? नहीं, ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब बड़े बड़े हमारे नेता बाद में बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता बने, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बने, उन्होंने तमाम। राजनीति के बाद आप भी लॉयर बनना चाहते हैं? नहीं, राजनीति के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो ज़बान पे हमारा कंट्रोल है, जो भाषाई हमारा कंट्रोल है, उसको कहीं ना कहीं तो हम यूज़ करें राजनीति के अलावा, तो करेंगे यूज़ कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दीपक जी, आपने देखा कि राजनीति के साथ साथ जो है काम, मतलब अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं लॉ की, जो कुछ बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि जो है राजनीति जो करते हैं उनके पास समय नहीं होता है, सोने के लिए समय नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दीपक जी तो अपने पढ़ने के लिए भी समय निकाल ले रहे हैं और जनता के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके मतलब कांग्रेस के डीएनए में और उनके डीएनए में भी नहीं है कि वो मतलब जीतने के बाद वापस ना, अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो वो जो है जनता के बीच में ही रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और जो लोकल समस्याएं उन्होंने गिनवाई, जैसे कि स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी जो है जागरूकता है उनके अंदर कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कॉलेज को लेकर बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब क्या जनता उन पर भरोसा जताएगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।